नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। आईपैक पर आप देखिए किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई, लेकिन इस बीच में आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और कोर्ट ने 2 हफ्तों के भीतर सरकार से जवाब मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सरकार ईडी के काम में दखल ना डाले, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तरफ से जो पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनके बयान को भी रिकॉर्ड कर लिया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले भी केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में सीधे दखल जो है वो देती रही हैं और ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दखल अंदाजी के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है और कोर्ट ने इसे एक गंभीर मामला बताते हुए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और पुलिस के आला अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही ईडी के अधिकारियों पर भी पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कह दिया। 3 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन पूरा मामला देखिए किस तरह से। 8 जनवरी को कोलकाता में राजनीतिक रणनीतिकार प्रतीक जैन के घर पर और उनके दफ्तर पर, आईपैक के दफ्तर पर ईडी अधिकारी की तलाशी के लिए पहुंचते हैं। कोयला घोटाले से जुड़े हुए ये पूरे मामले थे और छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारी पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंच जाती हैं और दस्तावेज उठाकर वहां से चली जाती हैं। तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि सशस्त्र लोगों के साथ लागू जो कानून है, इस पे कार्यान्वयन जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई में बाधित इसे करने की कोशिश की गई है, बाधा डालने की कोशिश की गई, जो कि एक गंभीर संज्ञेय अपराध है और चूंकि पुलिस एक बड़े अधिकारी खुद इस घटना में शामिल है, इसलिए मामले में सीबीआई के केस दर्ज करने को कहा जाए। तो अब ये बताते चले कि जजों की तरफ से भी बड़ी बात कह दी गई। जस्टिस प्रशांत तुषार जो मिश्रा हैं, प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल एम पंचोली की बेंच ने ये कह दिया कि ईडी के अधिकारी एक मामले की जांच के दौरान विधि सम्मत तरीके से जारी आदेश का पालन कर रहे थे। पहले पश्चिम बंगाल पुलिस के आला अधिकारी ईडी के छापे की जगह पहुंचे और थोड़ी देर बाद खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई और वहां के दस्तावेज भी उठाकर ले गई। तो एक गंभीर मामला सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई जरूरी है, लेकिन निलंबन की मांग पर भी नोटिस जारी कर दिया गया है। जजों ने यहां ईडी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, उनकी तरफ से जो बात रखी गई उसे रिकॉर्ड किया और फुटेज सुरक्षित रखने का भी आदेश दे दिया गया है, क्योंकि आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर से सीसीटीवी फुटेज समेत मामले में जुड़ी हुई बाकी रिकॉर्डिंग संरक्षित रखी जाने की बात हुई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और पश्चिमी सरकार की ही यहाँ जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, उनकी तरफ से वरिष्ठ जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बहस की है और आईपैक तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार करता है। ममता बनर्जी वहां पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से गई थी। उनका मकसद पार्टी की रणनीति से जुड़े हुए गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा था। ईडी मामले में बड़ा चढ़ाकर पूरी तरह से बात को पेश कर रही है। सुरक्षा के लिए वहां पर पुलिस पहुंची थी, क्योंकि जाहिर तौर पर किसी भी राज्य का अगर मुख्यमंत्री किसी जगह पर पहुंचता है तो Z+ सिक्योरिटी उनके पास होती है। तो यहां पर आप देखिए लाजमी होता है कि भारी पुलिस बल वहां पर तैनात होता है। तो जैसे ही ममता बनर्जी के लिए कहा गया कि वो वहां पहुंचने वाली है, तो भारी पुलिस बल उनके साथ वहां पर मौजूद हो गया। तो ईडी की कार्रवाई जो चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश की गई। फिर कोर्ट तो यहाँ जंतर मंतर आप देखिए किस तरह से बना दिया गया, यानी कि ईडी के लिए जो वकील सामने रखे गए जो अपनी दलील पेश कर रहे थे, उनके साथ भी बहस हुई। फिर कपिल सिब्बल की तरफ से भी बात रखी गई, मनु सिंघवी की तरफ से भी बात रखी गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और कोर्ट ने 2 हफ्तों के भीतर सरकार से जवाब मांगा है। रामप्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत। सौरभ त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले मैं सौरभ जी आप ही के पास आऊंगी, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। रामप्रकाश जी जवाब दीजिएगा। अब तो कोर्ट ने भी आप देखिए किस तरह से आपकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया, अगली सुनवाई तक इसे टाल दिया गया है, लेकिन ये कह दिया गया ईडी की तरफ से कि भारी पुलिस बल के साथ ममता बनर्जी वहां पर पहुंची और उनके काम में विघन डालने की कोशिश की गई। रामप्रकाश जी आवाज आ रही है क्या? सौरभ जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जवाब दीजिए, आईपैक को लेकर ये जो बड़ी कार्रवाई कोर्ट के अंदर आज हुई है। जी एक्चुअली तृणमूल कांग्रेस का एक चरित्र रहा है विक्टिम कार्ड प्ले करने का। अगर हम
2020 का एक इलेक्शन देखें तो पूरे इलेक्शन के समय में ममता दीदी पैर पे प्लास्टर बांध के प्रचार करती रही, और जिस दिन रिजल्ट आया वो व्हील चेयर पे ना चलकर पैदल चलती रही। तो पूरे इलेक्शन में पब्लिक सेंटिमेंट्स को अपनी ओर डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये एक पैतरा अपनाया, और जिसमें वो सफल भी रही। अब बात रही इन एजेंसियों की जांच की। अब इस एजेंसियों की जांच, अगर कोई ऐसा इशू सामने आता है जो लगता है कि गलत है या जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो जांच तो होगी ही। जांच का मतलब ये तो होता नहीं कि आरोप तय हो गए। आरोपी है नहीं है, आप उसके मुलजिम हैं या आप नहीं है, मतलब आप साफ सुथरे हैं, ये कैसे मालूम चलेगा जब तक आप जांच नहीं करेंगे। और आप जांच नहीं करने देंगे। आप जांच क्यों नहीं करने देना चाहते? आप जांच इसलिए नहीं करना देना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो जो चीजें हम हाइड कर रहे हैं वो पब्लिक सामने आ जाएगी। और अगर कुछ भी नहीं है, हो सकता है आप सही ही हो, लेकिन आपको विक्टिम कार्ड खेलना है। आपको ये दिखाना है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें टारगेट कर रही है। तो कुल मिला के ये है कि अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए, पब्लिक सेंटिमेंट्स को अपनी ओर डाइवर्ट करने फिर के लिए सौरभ जी, तृणमूल आज आपने कांग्रेस ये तुषार पैंतरा मेहता को अपनाती भी रहती है। सुना, फिर उसके बाद मनु सिंघवी को भी सुना, कपिल सिब्बल को भी सुना, जिसमें मनु सिंघवी का बयान सुनने वाला था। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जब पहुंची हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने पार्टी की जो गोपनीय चीजें थी उन्हें लेने के लिए पहुंची। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ईडी जिस तरह से पीएमएलए की धारा 67 के तहत कार्रवाई कर रही थी उसमें विघ्न नहीं डाला जाना चाहिए था? क्योंकि आप सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और सिटिंग सीएम अगर कहीं पर जाता है तो उससे पहले भारी पुलिस बल वहां पर तैनात होता है। तो कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई में विघ्न तो डाला गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का तो जो बात है, जो फैसला है, वो तो सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। देखिए, यही ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से सीएम डायरेक्टली इन चीजों में इन्वॉल्व होके और कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, और फिर जब प्रभावित करती हैं तो टारगेट फिर सेंटर को करता है। ये नहीं होना चाहिए था। उनको कॉपरेट करना चाहिए, जो भी होगा वो पब्लिक के सामने आ ही जाएगा। और अगर आप सही हैं, अगर आप बरी हैं, तो कहीं ना कहीं जांच तो होगी ही। सबूत के लिए ही जांच हो रही है। कोई सबूत, साक्ष्य जुटाने के लिए ही जांच की जाती है, और जब साक्ष्य इकट्ठे हो जाते हैं उन्हीं के आधार पर चीजों को प्रमाणित किया जा सकता है। तो जब आप जांच ही नहीं करने देंगे, आप सीधे ब्लेम गेम करने लगेंगे कि सेंटर में काम नहीं करने दे रहा है। यही पैतरा शुरू से कर रहे हैं, यही आगे भी करने का प्लान है इनका। एसआईआर में भी ले लीजिए, आप एसआईआर नहीं करने दे रहे। वेस्ट बंगाल में लवली खातून नाम की विजय खेड़ा महिला बीजेपी है, वो प्रवक्ता हमारे साथ बांग्लादेशी जुड़ गए हैं। विजय घुसपैठिया जी, है। बहुत बहुत स्वागत। हम्म। जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी। मैं कहा, एसआईआर के मामले में भी सेंटर को जिस तरह से ये ब्लेम कर रहे हैं, एसआईआर में एक महिला है, आप नेट पे सर्च करिएगा, लवली खातून महिला है। वो वेस्ट बंगाल, सॉरी, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, और वो टीएमसी के टिकट पे जिला पंचायत का चुनाव लड़के जीती भी है। बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उसे हटाया गया। तो आप कहीं ना कहीं सब चीजों में संलिप्त पाते हो, और जब पकड़े जाते हो तब आप ब्लेम गेम करने लगते हो। यही लेकिन टीएमसी की लेकिन पूरी लेकिन राजनीति है। टीएमसी तो कह रही है ना कि समय सही नहीं था। विजय खेड़ा जी, वो कह रहे हैं कि समय सही नहीं चुना गया। चुनावों के दौरान इस तरह से क्यों? चुनाव के दौरान क्या? इस तरह से कार्रवाई क्यों ईडी की? वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले क्यों? हाँ, बाद में भी तो हो सकता था, और अगर पहले करना था तो बहुत पहले हो सकता था। अभी जब चुनाव सर पर हैं तो फिर इस तरह से कार्रवाई क्यों? अगर ऐसा ऐसा कोई इरादा होता किसी का तो अभी क्यों करते? आने दीजिए ना, चुनाव के बीच में उठा ले जाती पुलिस तो। कि समझ में नहीं आता क्या? बोलिए बोलिए विजय खेड़ा जी। दे डोंट यूज इट। अगर वो चाहते तो तब भी आप कहते अरे अभी तो चुनाव शुरू हुआ ही था, अभी तो आज तो नॉमिनेशन दाखिल हो रहे थे, आज तो हम टिकट बांट रहे थे। सवाल इसका इसका टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है। ये तो जिस समय भी उनके पास पूरा का पूरा समय में एविडेंसेस वगैरह मिल जाएंगी, और जब उचित उन्हें लगेगा कि अब ये सही समय है, अब हमारे पास कोर्ट में जाने लायक इतना मटेरियल है, क्योंकि आसानी से तो कलेक्शन नहीं हो सकता ना। ये सब वीआईपी लोग हैं,
और छुपा छुपा के कागज भी रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी, फाइल भी, ऊपर से पुलिस और प्रदेश। तो उनको इतने भी एविडेंसेस कलेक्ट करने में कितना समय लगा होगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को समय लगता है, और जल्दी पेपर्स कपिल मिलते सिब्बल तो नहीं कह है, रहे हैं सीधा कि जाके ला आईपैक तो नहीं कुछ भी सकते। नहीं था, तो वो तो सिवाय चुनाव संबंधी दस्तावेजों के इन कामों से यहाँ ईडी को कोई संबंध नहीं क्या था, तो था, नहीं आईपैक के क्या था, दफ्तर पर क्यों इस तरह से रेड? हम आपको 2 उदाहरण दे देते 1 मिनट के अंदर। अर्थ इनके मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, तब भी ममता बनर्जी ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी कि शुरू में कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और जब जांच हुई, करोड़ों रुपया मिला, सोने की सिलें भरी की भरी मिली उनके मित्र के पास, सबने देखा है वो तो। ऐसी इसी तरह से जब रेप हुआ था मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर महिला का, तो आपने देखा आखिर तक पुलिस बचाती रही, आखिर तक सब लोग बचाते रहे, जब तक कि पूरा का पूरा कलकत्ता सड़क पे नहीं आ गया, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स चिल्लाने नहीं लगे और सारा प्रमाणित हुआ। तब भी कहा था कि क्यों रात को 12 बजे तक लड़कियां घूमती हैं। ममता बनर्जी तो किसी भी सूरत में कोई भी क्राइम हो और उनका आदमी भर हो, अच्छा, उनकी बेइज्जती हो रही कपिल है, उसे सिब्बल बचाने ने की कोशिश ममता करती है। बनर्जी को तो भी इस पर बचाने तो की जान कोशिश लगा की देती आज। है, डीजी को उन्होंने कहा देगी, कि जरा टीएमसी देखिए के आप। अध्यक्ष होने के नाते बस Z+ सिक्योरिटी उनके पास है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो डीजीपी को उस इलाके के अंदर सबसे पहले प्रवेश करना है, फिर भारी पुलिस बल को, तो इसलिए प्रतीक जैन के घर जाना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि ममता बनर्जी वहां जा रही थी। पवन खेड़ा जी। हाँ जी। अच्छा, विजय हाँ, खेरा विजय मेरा खेड़ा नाम जी, है, ठीक है, सॉरी। माफ कीजिएगा। एनीवे, मैं ठीक से वैसे आपका नहीं समझ सका, लेकिन एक बात जरूरी है बताना। अभी ममता बनर्जी मेरे हिसाब से, जितना मैं डॉक्टर भी हूँ, MBA भी हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, समाज जितना कानून मैं समझता हूँ, वो गिरफ्तार होंगी अगर कुछ मिला तो। क्यों? दूसरी बात, सरकारी काम में अगर ये बाधा मैंने डाली होती, आपने डाली होती, तो अब तक हम लोग जेल में होते सब। आप बाधा डालो सरकारी काम में, बच जाओ, जमानत नहीं होती उसमें, 14 दिन तो सुनवाई नहीं हो सकती है। आई बीन ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आई नो इट, कि अगर मेरे काम में कोई बाधा डाले और मैं अगर FIR दर्ज करा दूं, तो उसकी 15 दिन से पहले सुनवाई नहीं है जमानत के लिए, उसके बाद सुनी जाएगी। तो अगर उन्होंने बाधा डाली है, जो कि दिखाई दे रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुनवाई के समय ऐसा लगता है कि इन्होंने बाधा डाली है, और उनको नोटिस भी किया है, अगर बाधा डाली है तो वो तो बात की चीज है, क्या माल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या चुराया नहीं, है, क्या बाधा करना डालने की भी चाहते तो थे, जब बात आ रही है ना बेचारे वो विजय तो जी, अलग है। उसमें भी तो लेकिन ईडी पर एक सवाल लेकिन पुलिस ने भी अरेस्ट डाल दिया होगी है। और जमानत नहीं होगी, फिर कहेंगे कि चुनाव के पीछे हुआ, तब क्या होगा? नहीं, एक और सवाल है ना कि पुलिस ने भी तो यही सवाल डाल दिया कि 6:30 बजे ही ईडी पहुंच गई थी दबिश के लिए, और 11 बजे जाकर उनको मेल आता है कि कार्रवाई होगी। हाँ, ये कोई खास बात नहीं है। अगर आपको एविडेंस तक पहुंचना है, तो ये कोई बता के नहीं जाएगा कि हम आपको अभी 6 बजे आ रहे हैं आपके यहाँ छापा मारने के लिए। एक बात, अच्छा। लोकल पुलिस का जहां तक सवाल है, उसको इन्फॉर्म करना जब जरूरी है, जब उन्हें अरेस्ट करना हो। छापा के लिए कोई जरूरी नहीं है, या पुलिस की मदद की जरूरत हो, छापा मारने के लिए स्वतंत्र हैं जाने के लिए। अच्छा सौरभ जी, देख ले वो कह रहे हैं कि ईडी तो अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, उसे किसी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो पूछताछ के लिए दबिश तो देनी पड़ेगी और ईडी वो काम कर सकती है। कब जरूरत है मैंने बता दिया, 2 अवसरों पे बस। ठीक, सौरभ जी। जी देखिए, ईडी का रामप्रकाश काम पांडे है हमारे साथ जुड़ साक्ष्य गए हैं इकट्ठा टीएमसी करना। से, प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत रामप्रकाश जी, बोलिए बोलिए सौरभ जी। जी, ईडी का काम है साक्ष्य एकत्रित करना। टीएमसी का शुरू से एक पैटर्न रहा है, वो ब्लेम गेम करती रही है, चाहे शिक्षावृत्ति घोटाला हो, चाहे पशु तस्करी वाला मैटर हो, या और भी कोई भी मैटर रहा हो। वो कोई भी अपने आप को विक्टिम दिखाना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, हमें कटघरे में कोशिश कर रही है। लेकिन अब पब्लिक भी समझने लगी है इन चीजों को, और ये एक उनका आप समझिए चुनावी एक पैतरा भी है, क्योंकि अब कुछ महीनों में वहां पे चुनाव है, तो एक पब्लिक के
बीच में सहानुभूति अपने प्रति इकट्ठा करने का वो काम कर रही है। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार पब्लिक भी जागरूक होगी। एक चीज बार बार नहीं चलती, काट की हाथी कितनी बार चढ़ेगी। इस बार उसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ेगा। राम प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि आपकी बात इस बार अब परवान नहीं चढ़ेगी बार बार, ये जो आप लोग विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहले तो मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। जैसे ये देखिए, हम जैसे कि वो बोले कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता कि मैं भी कुछ कानून का ज्ञाता हूं, तो मैं पहले बता देता हूँ कि हमारी मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, वो लॉ की स्टूडेंट रही हैं और कानून की पढ़ाई पढ़ी है उन्होंने, ठीक है। और जो कि उनके पहले ही उन्होंने केबिट इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके दिया कि मुझे भी मेरा वक्तव्य रखने का मौका मुझे मिले। तो यहाँ पर पहले ही हमने अपना तत्परता दिखा दी है कि ये विक्टिम कार्ड खेलने का कोई ये खेल ना खेले, और हमें दोस्त इस तरह का किसी तरह से भी फंसाने का और परसेप्शन बनाने का तरीका ना अपना ले भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इनका जो पश्चिम बंगाल में इनका सवाल तो यहाँ पर ये था ना राम प्रकाश कि आईपैक के दफ्तर और घर के अंदर अगर प्रतीक जैन की ये छापेमारी चल रही थी, तो उसके बीच में खलल डालने की जरूरत क्या थी? कोई अगर सामान होता, ईडी अगर उसे जब्त करती तो उसे वापस लौटाया जा सकता था। इस तरह से बीच में कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश क्यों की गई? यही तो बड़ा सवाल है। फिर कोर्ट कह रहा है कि ईडी के किसी भी अधिकारी के ऊपर तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जो आप लोगों ने कहा था कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो आपके तो सारी मामले को खारिज कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। तो अब आप लोग क्या अब सामने रखेंगे? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय सबसे हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा है ठीक है, ये भी हम जो अपना रखेंगे तब तक कि भाई ठीक है, आप लीगली जो प्रोसेस है, कानून का जो प्रोसेस है कि आप हमारे वहां पर जो भी सीज करेंगे तो हमें सीजर लिस्ट देंगे, उसका मेमो देंगे। किंतु ये इनका कहना था ईडी का कि ये ले जाएंगे सारे कुछ अपनी गाड़ियों में भर के और मेमो घर में बैठ के ऑफिस में बैठ के देंगे हमको। हम हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं, हमें मेमो दीजिए पहले, आप वहां ले जाके उस चीज को क्या उसमें इंप्लीमेंट कर क्या टेम्पर्ड करके मेमो देंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमारी तो वहां पर थी और इस दलील को हमने दिया है, हमारे वकील ने पेश किया है, और तो इसके बाद और जो वकील ने तो पेश किया, लेकिन कपिल सिब्बल को भी हमने सुना, मनु सिंघवी को भी सुना, तुषार मेहता को भी सुना, लेकिन ईडी तो सीधा सीधा आरोप लगा रही है ना कि ममता बनर्जी जिस तरह से वहां पर पहुंची फिर डॉक्यूमेंट्स लेकर चली गई। ठीक है, तो ईडी ने अपनी पेश किया, तो हम तमाम डॉक्यूमेंट चोरी कर दिए गए हैं। जब 3 फरवरी को उनका डेट दिया, तो उस तरह से हम अपनी बात पेश करेंगे कि हमने क्या क्या चीज किया है, क्या किया है, और हमारी गलतियां कहाँ पर है, क्यों किया है, वो हम पेश करेंगे। पहले दिन से जब ईडी ने पहले ही बोल दिया कि पीएमएलए की धारा 67 के तहत वो कार्रवाई कर सकती है, फिर भी आपने उसमें दखल अंदाजी करी। हमने कहा कि वो हम ये तो नहीं बोल रहे कार्रवाई नहीं कर सकती, तो उनका कार्रवाई करने का प्रोसीजर के ऊपर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। एक तो टाइमिंग के ऊपर हमने प्रश्न। विजय खेड़ा जी, सेम क्वेश्चन वही आ गया जो मैं आपसे पहले कर रही थी कि टाइमिंग सही नहीं है। टाइमिंग का जवाब मैं दे चुका हूं, बाकी का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। साफ साफ कह दिया है कि ईडी पे दर्ज एफआईआर को स्टे कर दिया गया, माने आप पुलिस का मिसयूज करने वाले थे, कर रहे थे पुलिस का सेंट्रल एजेंसी के अगेंस्ट में। और दूसरा ये भी कह दिया ईडी के काम में आप रुकावट न डालो। अब बचा क्या तुम्हारे पास? रुकावट डाल नहीं पाओगे, ममता बनर्जी घुस नहीं पाएंगी, वो जाएंगे जो दस्तावेज है वो ले आएंगे, छापा मारना छापा भी मारेंगे, दे आर फ्री नाउ। इसका मतलब उनके एक्शन को कानूनी तौर पर सही मान लिया गया कि उन्हें में आप रुकावट नहीं डाल सकते हैं। और आपने जो केस दर्ज किया वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है सौरभ कि वो केस पे स्टे कर दिया। ठीक है सौरभ जी, अब एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है ममता बनर्जी पर। एक सेकंड राम प्रकाश जी, सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइन देगी? नहीं, कोर्ट का फैसला तो सर्वोपरि रहेगा ना। ये जो बोल रहे हैं नहीं है कि तो सुप्रीम कोर्ट, अरे पहला झटका तो लग गया कि इस तरह से सौरभ जी। पहला नहीं, अब पूरे झटका लग रहा है, आपको हटेगी थोड़ी कोर्ट अपने। चले, मतलब वो कह रहे हैं कि झटके पर झटका ही अब आगे आने वाले समय में आएगा। सौरभ जी, एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही है, एक तरफ चुनाव है, और अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी पश्चिम बंगाल के अंदर? देखिए,
अगर एफआईआर दर्ज होती है तो इनको कोर्ट के से ही रिलीफ मिलेगा अगर लेना होगा तो। और अब इलेक्शन के समय में अगर क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन के कुछ समय पहले ही अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल जाना पड़ गया था और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के ही पैटर्न पे अब दीदी भी चल रही हैं और उनका भी वही सिस्टम है, ना गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना है, ना जांच एजेंसियों को कोऑपरेट करना है, ना कोर्ट को कोऑपरेट करना है। हर बार अपने आप को एज अ विक्टिम दिखाना कि हमारे ऊपर अत्याचार है और हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। 3 टर्म से वह सीएम रह चुकी हैं वहां पे। और इतना तो एक, जैसा कि विजय खेड़ा जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति है इसकी जिसको भी थोड़ी बहुत भी समझ है, मैं कानून की नहीं, इस देश के में का जो हिस्सा है, देश के संविधान की थोड़ी बहुत भी समझ है, उसको भी ये मालूम है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जानबूझकर, अगर अनजाने में हो जाता तो चलिए ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि आपके पहले वहां पे डीजीपी को पहुंचना पड़ेगा, पुलिस पहले पहुंच, मतलब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देना कि पूरा जांच प्रभावित हो जाए। इसमें अगर वो दोषी पाई जाती है तो निश्चित रूप से उनको अगेंस्ट में राम कठोर से प्रकाश कठोर जी, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर तो दोषी पाई जाती हैं तो फिर हाँ, हालात किस तरह के होंगे पश्चिम बंगाल में, आप भी बेहतर मैं समझते हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल के अंदर जो देश के अंदर कानून चल रहा है उसे आप लोग नहीं मानते हैं? देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ कि हमारी मुख्यमंत्री एक बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी है और 3 बार से मुख्यमंत्री है। तो मैं जहां तक हुआ हूँ कि चुन चुन के जब आ रही है तो संविधान को अच्छे से जानती है और वो जानती है, और कानून की पढ़ाई भी उन्होंने की है। तो उनकी हद कहाँ तक है, कानूनन किस तरह से चल रहे हैं, तो उनको अच्छे से अभिज्ञ है। और जहां तक कि विक्टिम खाट खेल, लेकिन जब हम भी केंद्र के जब संविधान, जब सर्वोच्च न्यायालय में गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, तो निश्चय इस बात को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हुए कुछ ना कुछ गाइडलाइन देगा कि ये तकरार ना रहे, इस तरह से ईडी के साथ बार बार तकरार ना हो, नहीं, मेरे और एक एन सवाल का वक्त पर जवाब जब दीजिए ना इलेक्शन राम में प्रकाश जी, परसेप्शन कि बनाने का आप लोग प्रक्रिया बंद हो पाए। जो देश का कानून है, क्या पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार उस कानून को नहीं मानती है? क्यों नहीं मानती है? हम पश्चिम बंगाल में देश की सरकार को कानून मानती है। बिना कानून का कौन सा चीज है तो बताइए? फिर जब इलेक्शन पता क्या था नहीं कि हो रहा है? कानून पीएमएलए की धारा का और 67 के संविधान के तहत अनुसार से ही कार्रवाई हो रहा है। चल रही है, ईडी वहां पर पहुंची है, तो फिर बीच में घुसने की क्या जरूरत थी? देखिए आशीष जी, मैं एक ही चीज यही होता है, इलेक्शन जब होता है तभी किसी जगह विरोधी सरकार है अरे वहां भाई, पर आप ईडी तत्पर हो समझते नहीं जाती है है। ना क्वेश्चन नंबर राम एक, प्रकाश क्यों? जी, मैं ये कह हम रही हूँ कि अगर कोई दोषी पाया जाता, किसी ने कुछ गलत किया होता तो वो दोषी पाया जाता, जिसने नहीं किया होता चाहे दस्तावेज ले भी जाती ईडी तो वो तो साफ पाक बाहर आता। तो इतनी खलबली क्यों कि अब लेने के देने पड़ जाएंगे? हाँ, अगर खलबली ये कार्रवाई इसलिए और तेज इसलिए हो कि जाती देखिए, है। इसलिए कि बोलिए बोलिए। ठीक है, इसलिए खलबली है कि, और इसलिए भी अब क्यों कि एक सेकेंड आ रही हूँ। विश्वसनीयता इन्होंने खो दिया है। हमें विश्वास नहीं है कि ये जो हमारे यहाँ ले गए हैं वो इसको टेम्पर्ड नहीं करेंगे, इसे एविडेंस को ले जाके अपने वहां पर टेम्पर्ड करके जानबूझ के बदनाम करना। और भाई सौरभ जी तो कह रहे हैं कि अब आने वाले हमारे समय पर कोई में भी किसी ममता कानून बनर्जी कार्रवाई का करता है, हाल देश होगा। अरविंद केजरीवाल की तरह होने वाला है। चलिए देखा जाएगा। हमें विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय पर विजय वो खेड़ा हाल जी। नहीं आएगा, इसलिए हमने कैविएट दाखिल किया कि हम अपनी दलील पेश कर पाएंगे, क्योंकि ये बंगाल की भूमि है। विजय खेड़ा जी वो कह रहे हैं देखा जाएगा, बंगाल की भूमि है, और अगर हमारी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होगा तो हम अपनी अरे तरफ से होगा रोडों पर नहीं, उतरेंगे। कानून के दायरे में जो आएगा उसी के तहत कार्रवाई होगी। अभी आप कह रहे थे ममता जी अगर कानून नहीं अगर मानती है, ये सच है। जायज होगा तो एक बात, ठीक है राम प्रकाश जी, आपको सुन लीजिए, एक अभी बात, विजय जी बोल रहे हैं। सीबीआई से आप लड़ चुके हैं, अफसरों के खिलाफ हम एफआईआर लिखा चुके हैं, उतरेंगे, पूरी लड़ाई लड़ी हम थी। तृणमूल के दूसरी कांग्रेस बात के आपने रोडों पर कहा था, उतरेंगे, और एक इसके साथ सेकंड, इसके लिए बलिदानी देनी पड़ेगी तो आपने बलिदानी देंगे कहा कि था ममता जी ने देश को हम हिला के अरे रखेंगे, बहुत आगे पहुंच के राम प्रकाश बलिदानी जी, देने आप के लिए तैयार रहेंगे। जंग नहीं लगी है आप कोई। विचार करेंगे। सुनिए सुनो जरा क्या बोला था। हाँ। बोले तो बोला था एसआईआर नहीं होने दूंगी मैं। एक है
और सबसे खराब बात, सबसे खराब जो कलंकित काम किया है कि हम भारत सरकार को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर फेंस लगाने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ जमीन नहीं देंगे। शर्म करो, राष्ट्रद्रोही हो तुम लोग। ठीक है विजय खेड़ा जी, क्यों जमीन नहीं दे? चलिए जवाब दीजिए राम प्रकाश जी। वो कह रहे हैं आप लोग तो फेंसिंग के लिए जगह तक नहीं दे पाए, बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए आना, घुसपैठियों को आना सुरक्षित हो जाता है, लेकिन नहीं, आपको आतंकियों को लाना है, उन्हें घुसाना है, वोट बनाना है, इसलिए आपने जमीन नहीं दी भारत सरकार को, भूमि नहीं दी, बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सके, सौरभ फेंस तक जी, नहीं लगा सके। कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो वोट बैंक के लिए ये पूरी राजनीति है क्या? जवाब देंगे और जरूरत पड़ेगा खुदीराम देखिए पश्चिम बंगाल के खुदीराम बन के दिखाएंगे। उस समय अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी को दिखाएंगे कि आप देशभक्त है कि हम देशभक्त हैं। हम खुदीराम बन कर अरे दिखाएंगे। देशभक्ति ये की बात कहाँ से आ आप भी गई? नहीं थे उस समय कार्रवाई को लेकर बात चल रही है। देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब देशभक्त हैं, भारतीय हैं, भारत का झंडा उठाने वाले लोग हैं। ये बात कहाँ से आ गई? राम प्रकाश जी, राम प्रकाश जी, राष्ट्रीयता को अरे सुनिए ना राम प्रकाश जी, राष्ट्रीयता को लेकर डिबेट नहीं कर रही हूँ मैं कि कौन राष्ट्रभक्त है कौन नहीं है। राजा राम मोहन जी को इन्होंने अंग्रेजों के दलाल बोला, इनके मुंह पर हम कैसे तमाचा मारेंगे अब दिखाएंगे। अरे राम प्रकाश जी शब्दों पर कंट्रोल रखिए थोड़ा सा। एक तो टीएमसी के लोग गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये डिबेट है, यहाँ पर सारे मसले, आपके मसले हल नहीं हो रहे हैं उसी वक्त से। राम प्रकाश जी, सौरभ जी, क्या वोट बैंक की राजनीति है? दोनों की आवाज को डाउन कीजिए प्लीज। सौरभ जी बताइए जरा, वोट बैंक की राजनीति है कि देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, वो किसी पार्टी के व्यक्तिगत नहीं है, उनका नाम लेना इनके लिए ठीक भी नहीं है। बात रही ममता जी एक सधी हुई राजनीतिक है, इनके प्रवक्ता ने ही बताया। अरे राम प्रकाश जी रुक जाइए, अभी आवाज नहीं आ रही है। राष्ट्रीयता को साबित करने के लिए डिबेट नहीं कर रही हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, और राम प्रकाश जी आपका भी धन्यवाद, विजय खेड़ा जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आईपैक पर जो कार्रवाई हुई है, ईडी ने अब आप देखिए अपनी दलील सामने रख दी है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका बंगाल सरकार को जरूर लगा है, लेकिन अब और कितने झटके लगेंगे ये देखना होगा, क्योंकि जानकार कह रहे हैं कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की तरह ही हालत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की होने वाली है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।